बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 8 अप्रैल है, दिन है सोमवार का। नाज़रीन, व्लॉग के आगाज़ में ही मैं आपको बता दूं कि कल चूँकि मुमकिना तौर पर चाँद रात होगी, तो कल के हवाले से अगर कोई बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ना हुई तो मैं फिर आपको जो है व्लॉग के ज़रिए आपकी खिदमत में पेश नहीं होऊंगा। तो इसलिए आपको एडवांस ईद मुबारक जो है वो मैं आज ही कह देता हूँ। और उसके साथ साथ जो आप लोगों की तरफ से मुझे मोहब्बत और जो हौसला अफजाई मिल रही है, मैं उसका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार भी हूँ। और इस सब मोहब्बत के साथ मेरी ज़िम्मेदारी जो है वो मज़ीद बढ़ चुकी है और मुझे इस चीज़ का एहसास है। और मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों के तवक्कुआत के ऊपर पूरा भी उतरूँ। और चैनल को अगर आप लोगों ने, जो लोग नए देखने वाले हैं, उन्होंने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। फीडबैक भी अपना देते रहा करें। और उसके साथ साथ बेल आइकन का अगर आप बटन दबाएंगे तो आपको तमाम जो मेरी नई वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुंचती रहेंगी। आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले आपको बताएंगे कि आज के व्लॉग में 3-4 अहम मौज़ूआत के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। एक मौजूद जो हमने चुना है वो ये है कि जो बोल न्यूज़ के जो एम्प्लॉइज़ हैं, उनको जिस तरीके से ऑफ एयर किया जा रहा है और उनको ऑफलोड किया जा रहा है, जिस तरीके से उनको बरतरफ किया जा रहा है, और मालिकान जो इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट का कहकर लोगों को नौकरियों से बर्खास्त कर रहे हैं, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। और उसके साथ साथ आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोर कमेटी इजलास भी था। उस इजलास के अंदर कुछ तजावीज़ जो हैं वो भी आई हैं, उसके ऊपर भी वो जो तजावीज़ हैं उस पर भी बात करेंगे। और साथ ही साथ साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को खैर सगाली का जो पैगाम दिया गया है वो क्या है और उन्होंने उस पैगाम के ऊपर क्या रद्द-ए-अमल दिया है, इस सारी गुफ्तगू को हम आज के इस व्लॉग के अंदर जो है वो कोशिश करेंगे कि मुकम्मल करें। सबसे पहले जो इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर बात की जा रही है, जैस्मीन मंजूर साहिबा ने एक ट्वीट की और उन्होंने अपनी ट्वीट के ज़रिए ये बताया कि उनको जो है वो ऑफेयर कर दिया गया है। और उन्होंने एक तरह से बाइकआउट बोल न्यूज़ की मुहिम का आगाज़ किया है और उसका हिस्सा बनी है। आगाज़ तो नहीं किया क्योंकि इससे पहले भी बोल न्यूज़ का बाइकआउट ऑलरेडी अनअनाउंस एक तरह से चल रहा था, जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर क्रैकडाउन था। और बोल न्यूज़ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ दिखाता था, कोई जुर्म नहीं था, सिर्फ एक पार्टी का मौक़िफ़ आवाम के सामने रखना जो है वो उनका जुर्म था। तो इसलिए वो शुएब शेख से लेकर पूरी जो चैनल है, पूरा इंतज़ामिया ही तब्दील कर ली गई। और अब उन्होंने, जैस्मीन मंजूर साहिबा ने ये इल्ज़ाम आयद किया है कि जो सहाफ़ी जिनको बरतरफ किया जा रहा है उनको मालिकान की जानिब से ये कहा जा रहा है कि हम इस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर जो है वो इस चैनल को इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे और इसको जो है ना वो सैलरीज भी नहीं दे रहे और लोगों को बरतरफ किया जा रहा है। बोल न्यूज़ की सैलरीज का इशू जो है वो चल रहा था और काफ़ी अरसे से चल रहा है। लेकिन ये जो इस्टेब्लिशमेंट वाला मामला है कि इस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर सहाफ़ियों को ऑफेयर किया जा रहा है, इसमें कोई सच्चाई एज सच है नहीं है। क्योंकि जो शुएब शेख की जानिब से चैनल बेचा गया और हमारी ये इतलात हैं कि शुएब शेख जो है वो ख़ुद भी ये चैनल बेचना भी नहीं चाह रहे थे और जो नए मालिकान हैं वो भी ये चैनल ख़रीदना नहीं चाह रहे थे। इस हद तक तो ये बात दुरुस्त है कि ख़रीदो फ़रोख्त करने वाले दोनों जो हैं वो पार्टियां इसकी इंटरेस्ट नहीं थी इस चैनल को ख़रीदने में भी और फ़रोख्त करने में भी। लेकिन उसके बाद जो मामला है वो अब चैनल की मालिकान की जानिब आ जाता है कि अगर आप किसी को सैलरीज नहीं देते, किसी को नौकरियों से बरतरफ कर देते हैं, तो ये तो फिर आप इस्टेब्लिशमेंट को मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते। तनख्वाह देना मालिकान का काम है और इनके जो क्रेडिट के ऊपर जो मालिकान है, ये जो इनका भी एक पूरा एक रिकॉर्ड है, वो भी किसी दिन हम इनकी भी प्रोफाइलिंग करेंगे कि किस तरीके से इन्होंने बड़ी बड़ी कंपनियां बनाई और ऑफ शोर कंपनीज़ के मालिक भी हैं और पाकिस्तान के अंदर इनके कौन से बिजनेस हैं, कैसे ये मीडिया के अंदर आए। लेकिन ये तो खैर एक तवील मामला हो जाएगा, इसकी अलग हम एक वीडियो बना लेंगे। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ नहीं दिखाया जा रहा, वो जो मकसद हासिल करना था वो तो हासिल कर लिया है, लेकिन जो लोग काम कर रहे हैं उनको तनख्वाहें तो मालिकान ने देनी है। तो ये एक मामला था जिसके ऊपर बोल न्यूज़ के जो वर्कर्स हैं उनके साथ भी हमारी ज़ाहिर यकजहती है, क्योंकि आपको पता है रमज़ान आलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, अब ईद आने वाली है, बहुत ज़्यादा एम्प्लॉइज़ जो हैं उनको तनख्वाहों में मसाइल का सामना है। तो ये एक पाकिस्तान का अलमिया है मीडिया इंडस्ट्री के साथ, तो ये एक मामला है। दूसरा, जो कोर कमेटी का अहम इजलास हुआ है, इस इजलास के अंदर आज ये तजवीज़ आई थी, चूँकि आपको पता है कि 9 अप्रैल कल का दिन और 9 अप्रैल के रोज़ जो है वो रिजीम चेंज ऑपरेशन जो है वो मुकम्मल होने जा रहा है। 2 साल हो जाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कोर कमेटी इजलास के अंदर ये तजवीज़ सामने रखी गई कि इस 9 अप्रैल को भरपूर तरीके से जो है वो एहतजाज किया जाए।
لیکن پھر معاملہ یہ آیا کہ یہ چاند رات ہوگی, لوگ عید کی خریداریوں میں مصروف ہوں گے, تو کیسے پھر احتجاج یا ریلی نکالی جائے. تو پھر ایک تجویز یہ بھی وہاں پر زیر غور آئی کہ جو ہے وہ چاند رات میں لوگوں سے یہ اپیل کی جائے کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کے پرچم اور جھنڈوں کے ساتھ اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کا ماسک پہن کے جو ہے وہ سڑکوں پر نکلیں, کیونکہ چاند رات پر ویسے بھی نوجوان جو ہے وہ سڑکوں پر نکلتے ہیں. تو یہ ایک اپیل ان کی طرف سے آئی ہے. لیکن سوال یہ اٹھتا ہے, یہ بنتا ہے کہ اس اپیل کو اس طریقے سے میڈیا کے اوپر پورٹرے نہیں کیا گیا, اس طریقے سے میڈیا کے اوپر پروموٹ نہیں کیا گیا جس طریقے سے کیا جانا چاہیے. کوئی شیڈول نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف کی ریلیز کے حوالے سے ہمیشہ شیڈول جاری ہوتا ہے, ابھی تک کچھ بھی جاری نہیں ہوا. ایک کور کمیٹی اجلاس کے اندر اعلامیہ کے اندر ایک ٹکر جو ہے وہ ڈال دیا گیا تھا کہ یہ فیصلہ ہوا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ کور کمیٹی کے اندر جب بھی احتجاج کے حوالے سے کوئی بھی تجویز سامنے آتی ہے تو اس تجویز کو اتنا زیادہ کیوں اس کی مخالفت کی جاتی ہے, مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی. اور اس سے پہلے سابق وزیر اعظم عمران خان خود بار بار یہ کہہ چکے ہیں کہ 30 مارچ کو انہوں نے جلسے کا حوالہ دیا تھا, صحافیوں کے ساتھ انہوں نے گفتگو کی تھی اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ شیخ رشید کو بھی دعوت دی جائے اسلام آباد کے جلسے میں اور مولانا فضل الرحمان کو بھی دعوت دی جائے اسلام آباد کے جلسے میں. لیکن اس کے بعد جب کور کمیٹی اجلاس ہوا, اس اجلاس کے اندر عمران خان کی یہ گفتگو زیر بحث ہی نہیں لائی گئی. مطلب یہ کہا گیا کہ اس کو ہم بعد میں دیکھیں گے. تو کون لوگ ہیں جو کور کمیٹی کے اندر احتجاجی پالیسی سے پیچھے ہٹ رہے ہیں, کترا رہے ہیں؟ جو لوگ یہ تجویز بھی دیتے ہیں ان کو سنب کر دیا جاتا ہے, یہ کیا وجہ ہے؟ تو جب بند کمروں میں فیصلے ہوتے ہیں تو ارکین سے حلف لیے جاتے ہیں اور یہ حلف لے کر لوگوں کو روکا جاتا ہے کہ اس فیصلوں سے لوگوں کو آگاہ نہ کیا جائے. اب کور کمیٹی کے اندر جو فیصلے ہونے چاہیے تھے اس کو تو میڈیا پہ آ کر خود بڑھ چڑھ کر پروموٹ کیا جانا چاہیے, لیکن وہ حلف لے رہے ہیں کہ نہیں یہ فیصلے باہر نہ چلے جائیں. بھائی ایسی کون سی چیزیں, ایسی کون سے فیصلے آپ لوگ کر رہے ہیں جس سے نقصان جو ہے اگر وہ سامنے آ جائے تو پھر نقصان ہوگا آپ کا؟ وہ فیصلے وہی ہیں کہ جو پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے جو نظریہ ہے اس کے مطابق نہیں ہے. جو وہ کہہ رہے ہیں اس کے مطابق فیصلے نہیں ہوتے تو پھر لوگوں سے حلف لیا جاتا ہے. ہمیشہ یاد رکھیں, بند کمروں میں وہ لوگ فیصلے کرتے ہیں جو ڈرپوک ہیں, بند کمروں میں وہ لوگ فیصلے کرتے ہیں جو عوام سے ڈرتے ہیں, بند کمروں میں وہ لوگ فیصلے کرتے ہیں جن کو عوام کی ریئیکشن سے خوف ہوتا ہے, جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اگر کوئی فیصلہ کریں گے تو اس کے اوپر عوام جو ہے بھیڑ بکریوں کی طرح ان کے پیچھے چلیں گی. تو یہ پاکستان تحریک انصاف تو ہمیشہ, عمران خان تو بنیادی طور پر گزشتہ 2 سالوں سے انہی بند کمروں کے فیصلوں کے اوپر تنقید کرتے رہے ہیں. تو پھر کور کمیٹی کے فیصلے کیوں بند کمروں میں کیے جا رہے ہیں اور کیوں جو 9 اپریل کے حوالے سے جو احتجاج کی پالیسی ہے اس میں کیوں رکاوٹ ڈالی گئی؟ 30 مارچ کا جو جلسہ تھا اس میں عمران خان نے خود کہا تھا کہ شیخ رشید احمد اور مولانا فضل الرحمان کو دعوت دی جائے, تو وہ جلسہ کیوں منسوخ کروایا گیا؟ پھر 7 اپریل کو بھی 6 اپریل کو بھی وہ جلسہ نہیں ہو سکا, اور اب 9 اپریل کی جو تجویز آئی ہے اس کو کیوں پاکستان تحریک انصاف پراپرلی پروموٹ نہیں کر رہی, پراپرلی تیاری کیوں نہیں کر رہی؟ مجھے اس ساری سینیریو میں میں اس سے بڑھ کر کچھ نہیں کہہ سکتا. آپ کے سامنے یہ رکھ رہا ہوں کہ یہ کچھ ہو رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ مزید جو عید کے بعد یہ تیاریاں کی جا رہی ہیں احتجاج کی, تو اگر یہ پالیسی ہوگی اس طریقے سے بیک فٹ پر, مزاحمت سے بیک فٹ پر اور کوئی اور مائنڈ سیٹ کے ساتھ اگر فیصلے ہوں گے تو پھر اس طرح کی جو تحریکیں ہیں وہ نہ چلنے والی مجھے نظر تو نہیں آتی. لیکن دیکھتے ہیں کہ اب کیا معاملہ ہوتا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو جذبہ خیر سگالی کا جو پیغام دیا جا رہا ہے, آپ کو پتہ ہے کہ آپ سوشل میڈیا اٹھا کر دیکھ لیں, دیکھتے بھی ہوں گے, ٹویٹر پر ہر بندہ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے کچھ جو لائرز ہیں وہ کریڈٹ لینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ ملٹری کورٹ میں لوگوں کے کیسز جو ہیں وہ فالو کیے اور اس کے بعد جو ہے وہ لوگ جو ہے باہر نکل آئے ہیں. 9 مئی سے لے کر اب تک یہ تقریباً 1 سال ہونے والا ہے. 11 ماہ میں ان لوگوں نے کبھی بھی فوجی عدالتوں میں جو قابض لوگ جو قید لوگ ہیں ان کی بات نہیں کی. پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان بار بار ان کو ہدایات کرتے رہے, لیکن کسی بھی لیڈر نے فوجی عدالتوں میں قید لوگوں کی بات نہیں کی. ان لوگوں کے ساتھ رابطے پتہ نہیں تھے یا نہیں تھے, لیکن کھل کر بات نہیں کر رہے. لیکن اب چونکہ وہ سزائیں کاٹ چکے ہیں اور کچھ کی سزائیں کم کر کے معاف کر دی گئی ہیں, وہ باہر آ گئے ہیں, تو اب ہر بندہ کریڈٹ لے رہا ہے. اور یہ جذبہ خیر سگالی, میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں کہ عمران خان کو عید سے پہلے اس کو جذبہ خیر سگالی کے تحت ان کے ورکرز ریلیز کرنے کی ایک آفر دی گئی تھی کہ ہم جو ہے وہ آپ کے ساتھ ورکنگ ریلیشن کرنا چاہتے ہیں, معاملات کو بھلائیں. اب عید سے پہلے دیکھیں کتنا ایک مثبت قدم ہے, ہم نے بھی قدم اٹھایا ہے, لوگوں کو آزاد کیا ہے, آپ بھی ایک قدم پیچھے ہٹیں
करें, तो इसके ऊपर इमरान खान का एक ही पैगाम है उन लोगों के लिए, और वो पैगाम उनको तक पहुंचा चुके हैं कि मैं उस वक्त तक अपनी पोजीशन से पीछे नहीं हटूंगा, मैंने मज़ाहमत का रास्ता अपना लिया है, मैं पूरी कुर्बानी दूंगा, मैं अपना मैंडेट वापस लिए बगैर मुज़ाकरात नहीं करूंगा, मुझे मेरा मैंडेट चाहिए। अगर मैंडेट नहीं मिला तो ये सूरत हाल, ये जो जज्बे खैर सगाली के पैगामात, झूठे पैगामात भिजवाए जा रहे हैं, इनका कोई फायदा नहीं है। और ये पैगाम साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान बड़े बेहतरीन तरीके से कन्वे कर चुके हैं। हफ्ते के रोज़ उन्होंने जो मीडिया से गुफ्तगू की और उन्होंने वाज़ेह कर दिया कि मैंने मज़ाहमत का रास्ता अपना लिया है और मैं इससे पीछे बिल्कुल नहीं हटूंगा। और वो दो टोक अब मौक़िफ़ है उनका। पहले ये मौक़िफ़ था कि जो हमारे वर्कर्स हैं उनको रिलीज़ किया जाए, जो हमारी ख़वातीन कैद हैं उनको रिलीज़ किया जाए, हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। ये इलेक्शन से पहले इमरान खान का मौक़िफ़ था, उनको ये तमाम जो मुतालबे हैं उनके मुस्तरद किए गए। अब उनका एक ही मुतालबा है कि मैंडेट वापस किए जाए, 4 हलके जो हैं वो खोले जाएं और तहकीकात की जाए कि ये जो मैंडेट चुराया गया है, इस मैंडेट के असल जो हकदार हैं उन तक ये मैंडेट दिया जाए। फिर 9 मई का जो वाक़या है जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर दहशतगर्द जमात डिक्लेयर करने की एक कोशिश की जा रही है, उसकी वाज़ेह तहकीकात होनी चाहिए और वो चीज़ें सामने आनी चाहिए कि वो कौन लोग हैं जिन्होंने इस वाक़ये से फ़ायदा उठाया है। तो ये सारी सूरत हाल है, हमने आपके सामने रखी है। अब देखते हैं कि 9 अप्रैल को जो ऐलान, एक फुसफुसा सा ऐलान कर दिया है कोर कमेटी के एलामिये में, उस एलामिये के बाद 9 अप्रैल को मैदान में कौन निकलता है, किस तरीके से लोगों को मोबिलाइज करते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। 9 अप्रैल इतनी दूर नहीं है, वो भी पता चल जाएगी। कल रात ये देखते हैं कि कौन कहाँ से लीड करता है। अवाम बहरहाल निकलेगी, अवाम अपने तई खुद निकलेगी, लेकिन ये जो क़यादत है ये मुझे नहीं लगता कि ये इजलास कमेटियाँ ही खेलते हैं और इनसे कुछ ना होने वाला नहीं है। इमरान खान वाज़ेह पैगाम दे चुके हैं उसके बावजूद, और इमरान खान तो अब ये भी कह चुके हैं कि मेरे पार्टी के अंदर एस्टेब्लिशमेंट के मोहरे हैं जो पार्टी को तोड़ना चाहते हैं, तो अब तो कोई चीज़ छुपी रही नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कल साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान से अडयाला जेल में वकला की मुलाकात होगी, और सलमान अकरम राजा कल जा रहे हैं, इंतज़ार पंजोता जाएंगे, और इसके अलावा दीगर वकला जो है वो भी जा रहे हैं। शेर अफजल मरवत साहब से मेरी बात हुई है, वो उनका मौक़िफ़ ये है कि वो भी जाएंगे। अब उनकी मुलाकात अडयाला जेल में होती है या नहीं होती ये वक्त ही बताएगा, लेकिन ये मेरी कुछ इतलात ऐसी हैं कि ये जो इमरान खान एहतजाज की कॉल दे चुके हैं ईद के बाद, इसको शेर अफजल मरवत को अहम जिम्मेदारियां इस हवाले से देने का टास्क दिए जाने का इम्कान है। अब देखते हैं कि क्या चीज़ें अनफोल्ड होती हैं। ब्लॉग पे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।